नमस्कार। वेलकम टू संजोग एकेडमी। एनसीईआरटी के 6 क्लास की पॉलिटिकल लाइफ की सीरीज़ में यूनिट 2 के अंतर्गत आज का टॉपिक सरकार एवं लोकतांत्रिक सरकार को लेकर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें, सरकार क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, सरकार में निर्णय किस तरह से लिए जाते हैं और सरकार के विभिन्न अंग, विभिन्न रूप और सरकार के स्तर के बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि सरकार क्यों है, सरकार की आवश्यकता या सरकार की भूमिकाएं क्यों हैं। किसी भी समाज की मूलभूत परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए, जिसमें किसी भी क्षेत्र की सीमा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा न्याय की स्थापना के लिए राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और यही कुछ ऐसे सामाजिक मुद्दे, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे हैं जिनके निर्माण के लिए भारतीय संविधान में विशेष गाइडलाइंस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत इन गाइडलाइंस का प्रावधान किया गया है। साथ ही इन प्रावधान की भूमिका, इन प्रावधान के क्रियान्वयन में क्या सरकार की भूमिका है, ये भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। इन प्रावधानों को लेकर किसी भी समाज की मूलभूत विशेषताओं का निर्माण करने के लिए सरकार के कई अंग, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। सरकार के प्रमुख अंग कार्यपालिका का प्रमुख कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है। वहीं न्यायपालिका का प्रमुख भूमिका न्यूनतम समन्वय और नियंत्रण से संबंधित है। सरकार का तीसरा अंग विधायिका, जिसका प्रमुख कार्य नीति निर्माण करना है, भी एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही इसका एक एस्पेक्ट ये है कि इन नियमों के निर्माण की आवश्यकता क्यों है। किसी भी समाज में विकास के लिए जो न्यूनतम परिस्थितियां होती हैं, उनके लिए नियंत्रण और समन्वय का परस्पर संतुलन, जिसे न्याय भी कह सकते हैं, का होना एक बुनियादी आवश्यकता है। और न्याय किसी भी लोकतांत्रिक देश की मूलभूत विशेषता है। इन्हीं सब अवधारणाओं की स्थापना के लिए हमें विधायिका की आवश्यकता है। और इसी नीति निर्माण के आधार पर सरकार के अगर स्तर की बात करें तो यह 3 स्तर पर है। स्थानीय स्तर, लोकल, राज्य के स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट्स और केंद्र के स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों स्तर पर नीति निर्माण के लिए अलग अलग शक्तियाँ और चेक और बैलेंस की परिस्थितियाँ बनाई गई हैं। एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये नीति निर्माण या नियम या ये निर्णय सरकार में कैसे लिए जाते हैं। इसके लिए सरकार की 2 व्यवस्थाएं
जो जिसमें लोकतंत्र और राजतंत्र के माध्यम से जो निर्णय लिए जाते हैं, ये अलग अलग व्यवस्थाओं का विकास हुआ है। चूँकि भारत में लोकतंत्र के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं, इसलिए इन निर्णयों में जनता की भी सहभागिता अप्रत्यक्ष रूप से होती है, और जनता सहभागी होती है चुनाव के माध्यम से। चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, और ये प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं और अल्टीमेट जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। दूसरी तरफ एक अलग व्यवस्था है जिसमें निर्णय राजतंत्र के माध्यम से होते हैं, और ये निर्णय राजा या रानी इनकी सलाहकार समिति के आधार पर लेती है। इसका एक अहम पहलू ये है कि राजतंत्र के माध्यम से जो निर्णय होते हैं उसके लिए जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है जनता के प्रति। अब चूँकि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, सरकार का चयन या सरकार का निर्माण जनता द्वारा किए गए चुनाव या वोट के बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रणाली का भारतीय जो राज व्यवस्था और ऐतिहासिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में देखें तो ये स्वतंत्रता संग्राम के समानांतर चलने वाली एक विकास क्रम है। लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति हो, इसके लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने आंदोलन किए। वैश्विक स्तर पर सफ्रेज मूवमेंट चलाया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की भागीदारी को लेकर, महिलाओं को वोटिंग राइट को लेकर सफ्रेज मूवमेंट चलाया गया, और इसी विकास क्रम के दौरान 1920 में अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड, और 1947 में जब भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो ये जो वोटिंग राइट्स थे महिलाओं को दिए गए। साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र की जो अवधारणा भारत में स्थापित की गई वह वयस्क मताधिकार पर आधारित है। 18 साल से ऊपर के नागरिक चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, और इस तरह लोकतंत्र लोगों के शासन की पद्धति के आधार पर सरकार का निर्माण करता है। आगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं, मुख्य विशेषता हैं, उनको विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है। भारत या किसी भी विश्व की लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य तत्वों में अगर हम बात करें तो इसका पहला जो एस्पेक्ट है वो है लोगों की भागीदारी। लोगों की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है, जैसे स्विट्जरलैंड में सभाओं के माध्यम से। भारत में ग्राम सभाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रत्यक्ष भागीदारी का एक अहम उदाहरण है। साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र के माध्यम से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। इसमें लोग चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्णय करते हैं।
जिसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। साथ ही चेक एंड बैलेंस की स्थिति रहे सत्ता या शासन पर, इसके लिए निश्चित अवधि के दौरान नियमित चुनाव का आयोजन किया जाता है। लोगों की भागीदारी के अन्य तरीके किसी भी लोकतंत्र में आलोचनाओं के माध्यम से सरकार की जो नीति और नियम होते हैं, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, साथ ही लोकतंत्र के फोर्थ पिलर मीडिया की इसमें अहम भूमिका होती है। लोकतंत्र में मीडिया नागरिक एवं शासन के बीच का ब्रिज का निर्माण करती है। साथ ही अगर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ दूसरी विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें निर्णय डिबेट्स और डिस्कशन के माध्यम से किए जाते हैं और विवादों का समाधान भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत किया जाता है। इसका तीसरा अहम पहलू है समानता। भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड जिसमें गैर बराबरी और भेदभाव के कई पहलू हमारे समाज के सामने उपस्थित हैं। इनको देखते हुए स्वतंत्र संग्राम के दौरान ऐसे मूल्यों का विकास किया गया जिसमें समानता की स्थापना की जाए, और यही कारण है कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच बेसिकली हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर समानता के प्रावधान दिए। रंग भेद, जाति व्यवस्था और सांप्रदायिकता जैसे कुछ आम समस्याओं के समाधान के लिए हमने समानता के प्रावधान शामिल किए। साथ ही साथ इस समानता के दो एस्पेक्ट जिसमें समान प्रावधान या नियम नागरिक और सरकार के लिए का भी प्रावधान किया, और इन नागरिकों के लिए समानता की स्थापना हेतु कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जैसे अनुच्छेद 32, 226। साथ ही सरकार को भी विशेषाधिकार दिए गए, इससे फ्री एंड फेयर वर्क कल्चर की स्थापना की जा सके, और इस विशेषाधिकार या सरकार पर नियंत्रण हेतु न्यायपालिका की स्थापना की गई। और न्यायपालिका के लिए जो एक विशेष प्रावधान किया गया चेक एंड बैलेंस करने के लिए, वो है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई। समानता का एक विशेष एस्पेक्ट ये भी है कि कुछ वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई। इसके परिप्रेक्ष्य में आरक्षण व्यवस्था को समझ सकते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का चौथा मुख्य जो विशेषता है वो है न्याय पर आधारित व्यवस्था। इसके लिए सरकार के कुछ अंग जैसे न्यायपालिका, संविधान में कुछ इस तरह के प्रावधान किए गए कि समाज के सभी वर्गों को न्याय उपलब्ध कराया जाए, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जाए, और ये सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।